दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र पूंजी की गुलामी करने लगा है? यानी लोकतंत्र के गाजे बाजे से कहीं ज्यादा खनक और कहीं तेज आवाज इस देश में पैसों की हो चली है। और हर चुनाव के वक्त जितना पैसा उड़ाया जाता है, लुटाया जाता है, खरीद फरोख्त होती है, प्रचार होता है, उन सब के आश्रय अगर कच्चा चिट्ठा जोड़ना शुरू कीजिएगा तब एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा। यह पैसा जाहिर तौर पर व्हाइट मनी तो नहीं होगी, यह ब्लैक मनी होगी। और यह ब्लैक मनी अगर पॉलिटिशियंस ही खर्च कर रहे हैं तो इनके पास यह पैसा कहां से आता है? और खास तौर से अब जब सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो रास्ता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाता हो, तो जाहिर है पैसा खर्च करने वालों की धड़कनें इस दौर में ना सिर्फ बड़ी होगी बल्कि वह पोटली भी कहीं ज्यादा तेजी से जमा कर रहे होंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर इस बात का जिक्र था कि हर सीट पर तकरीबन 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी तकरीबन 30,000 से 60,000 करोड़ तक का एक आंकड़ा है ये। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कहीं ज्यादा सीटें हैं, 403 सीटें हैं। और यहां प्रति सीट 100 या 200 करोड़ नहीं बल्कि एक एनालिसिस जो किया जा रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 500 करोड़ रुपए प्रति सीट पर खर्च किए जा सकते हैं। इसका मतलब है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया। और उत्तर प्रदेश का मतलब यह है कि यहां बीते 4 बरस में संयोग से जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो अलग अलग कॉरपोरेट ने किया, इंडस्ट्रिस्टों ने किया, या फिर विदेशी निवेश जो हुआ है, उसको अगर जोड़ दीजिएगा तो वह भी 2 लाख करोड़ के ही आसपास बनेगा। यानी लगभग 4 बरस के भीतर जितना इन्वेस्टमेंट राज्य में होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च चुनाव जीतने के लिए हो जाएगा। और यह पैसा उस इन्वेस्टमेंट का नहीं है बल्कि उससे हटकर कहां से यह पैसा आता है? क्या इस देश के एनपीए की तादाद जो बढ़ती चली जाती है, बैंकों से जो कर्ज इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रिस्ट लेते हैं, क्या उसमें जो रिटर्न ऑफ सरकार कर देती है, जो कर्ज माफी हो जाती है और बैंक अपनी बुक को ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ कर देते हैं और सरकार कहती है कि आप अपनी बुक से उस रकम को हटा दीजिए, लेकिन वसूल सकते हैं, तो इस दौर में वसूलिए भी। और जो रकम वसूली जाती है वो कितनी बड़ी कैसी होती है, इसका खुला नजारा पिछले दिनों विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के जरिए जो ईडी ने कहा हमने लगभग 18,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं उनकी तमाम संपत्ति और तमाम एसेट को लेकर, और इसका आधा पैसा बैंक और केंद्र सरकार को दे दिया गया है। लेकिन सवाल है, जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो यह सिर्फ 18,000 करोड़ नहीं है, यह तो 30,000 करोड़ के पार की स्थिति थी। तो बाकी पैसा क्या वो रिटर्न ऑफ कर दिया गया? यह पैसा जिनके पास है तो वो पैसा किसे देंगे? हमें लगता है कि आज शुरू में आपको एक जानकारी दे दे कि 28 बरस पहले इस देश में एक वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसमें एक नेक्सस बताया गया था कि किस तरीके से क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का एक नेक्सस इस देश में काम करता है, जो कि ब्लैक मनी को किस रूप में जुगाड़ता है और उसका पैसे का उपयोग इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में किया जाता है। यह 93 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 1993 यानी 28 बरस पहले। इस दौर में अपराधीकरण की बड़ी सफाई हुई, लेकिन राजनीति ही अपराधीकरण को अपनी व्यवस्था में जब ढाल लेगी तो फिर आपको सुनने को नहीं मिलेगा इस देश के भीतर में कोई लैंड माफिया है, कोई रियल एस्टेट माफिया है, कोई क्रिमिनल है, कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कोई चकाचौंध से जुड़ा हुआ है, कोई हवाला से जुड़ा हुआ है। ये शब्द अब आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो वोरा कमेटी की रिपोर्ट 28 बरस पहले की थी, आज की स्थिति में आते आते वो तमाम पैसा धीरे धीरे सिर्फ 2 ही हाथों में सिमटा, एक पॉलिटिशियंस, दूसरे ब्यूरोक्रेट। बाकी सारे लोग गायब हो गए जिनका जिक्र हमने आपसे किया, जो क्रिमिनल की फेरिस्त में जो माफियाज थे, जो पैसा लगाने वाले बॉलीवुड में थे, जो हवाला का माफियागिरी करते थे, जो रियल एस्टेट थे, लैंड माफिया थे, ये सब खत्म हो गए। पॉलिटिशियंस और राजनीतिक सत्ता ने ही जब सीधे तौर पर उस पूरे नेक्सस को अपने हिस्से में कर लिया तो पैसा बटा नहीं, पैसा सिमटते चला गया। इसीलिए जब एक नजर मारिएगा कि इस देश के भीतर में एनपीए को लेकर कितनी बड़ी रकम सरकार ने माफ कर दी, रिटर्न ऑफ कर दी, और वो पैसा कैसे कौन निकालेगा कोई नहीं जानता है। और ठीक इसके पैरेलल में प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की स्थिति,
और ऐसी ऐसी कंपनियों की निजीकरण जो कि मुनाफे में चलते हैं, जो सरकार को डिविडेंड देते हैं। उसमें आप कहेंगे बार बार बीपीसीएल का जिक्र करेंगे, लेकिन आज सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ बढ़ चुकी है। अब आप कल्पना कीजिए कि 1956 में जब एलआईसी को लाया गया तो उस वक्त सिर्फ 5 करोड़ रुपए एलआईसी को देकर शुरुआत किया गया था, और आज की तारीख में एलआईसी में जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वह इस देश के तकरीबन 30 करोड़ पॉलिसी धारक हैं। इस एलआईसी में काम करने वाले कर्मचारियों की तादाद सीधे तौर पर 1,14,000 है। यानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री के भीतर में लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, जिसकी सब्सिडरी में हाउसिंग फाइनेंस है, आईडीबीआई बैंक आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आता है, एलआईसी कार्ड्स आते हैं, एलआईसी म्यूचुअल फंड आता है, एलआईसी पेंशन फंड आता है, एलआईसी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नेशन का भी है और इंटरनेशनल भी है। इतनी बड़ी तादाद में ये एक ऐसी एलआईसी की कंपनी थी जो कि भारत में कमोवेश हर 5 ईयर प्लान, हर पंचवर्षीय योजना में पैसा लगाती रही। इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते गया तो वह कहीं ना कहीं इस देश के लोग जो एलआईसी में पैसा देते थे अलग अलग माध्यमों से, उस पैसे को जमा करके इस देश में पैसा लगाया जाता था। बहुत अच्छी बात है, सरकारी कंपनी है, सरकार नहीं लगाएगी पैसा तो कौन लगाएगा वहां से, और ये लगाया गया। और आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि 1956 में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच की थी उसमें 18,400 करोड़ रुपए एलआईसी नहीं दिए। उसके बाद यह संख्या बढ़ती चली गई और बढ़ते 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 जो लास्ट 5 ईयर प्लान 2017 से 2022 का है, इसमें 28,01,483 करोड़ रुपए इस देश में उसके पैसे लगे हुए, जनता के पैसे हैं। और इसके अलावा 5% सरप्लस जो डिविडेंड दिया जाता है गवर्नमेंट को वो अलग है। आप कहेंगे वो कितना डिविडेंड दिया जाता है एलआईसी के जरिए? वह डिविडेंड जो है पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 2,698 करोड़ रुपए दिए गए। उससे ठीक पहले 2018-19 में 2,661 करोड़ रुपए दिए गए। उससे ठीक पहले 17-18 में 2,422 करोड़ रुपए दिए गए। अब यहां पर एक सवाल है कि अगर इसके 25% का आईपीओ हिस्सा लाया जाएगा जो तय है, उस आईपीओ के जरिए कहीं ना कहीं जो शेयर कैपिटल है वो प्राइवेट हाथों में जाएगा। उसके बाद टारगेट है कि फिर दोबारा 25% लेकर आएंगे। यानी धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर के पास वो पूंजी चलती चली जा रही है और इस देश की सरकार के पास वो पूंजी ना रहे, कुछ इस सोच के साथ इस आईपीओ को लाया जा रहा है। क्योंकि अभी तो 100% हिस्सेदारी इस देश की सरकार की है, यह फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत आता है। लेकिन जब इसके भीतर झांकिएगा तो कितनी मुनाफेदार और कितनी बड़ी रकम इसके आईपीओ को लाने की जरूरत और प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की जरूरत क्यों आन पड़ी? पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए सरकार को? इसीलिए चाहिए क्या कि वह चुनाव में उस पैसे का उपयोग कर सके, या रिटर्न ऑफ की जो रकम होती है वो किसी को जानकारी मिल नहीं पाती है तो क्या इनके जरिए भी चीजें डाइवर्ट होती है क्या? और भारत में एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वाकई एक सिस्टम का हिस्सा करप्शन बन चुका है। शायद इसलिए यह सवाल है क्योंकि जिस देश में एलआईसी से जुड़े हुए भारत के 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हो और इसका जो कुल फंड है ये 36 लाख करोड़ का है। कल्पना कर पा रहे हैं, 36 लाख करोड़ में से जो लास्ट 5 ईयर प्लान बना उसमें लगभग 28 लाख करोड़ रुपए उस 5 ईयर प्लान में दिए गए। इससे पहले के 5 ईयर प्लान में 2012-17 में लगभग 14,23,000 करोड़ रुपए 5 ईयर प्लान के तहत दिए गए। ये एक रोटेशन है पैसे की जिसके जरिए चीजें चलती चली जाती हैं। लेकिन जो इसकी अपनी नेट इनकम है वह 2019 का जो आखिरी डाटा में है वो है 2,668 करोड़ का। टोटल एसेट्स जो इसके पास हैं वो जो हम आपको जानकारी दे पा रहे हैं वो तकरीबन आज की तारीख में 36 लाख करोड़ के हो चले हैं। इंप्लॉइज 1,14,000 है। इतनी बड़ी परिस्थिति के भीतर में अगर इसका आईपीओ आता है तो इसके ठीक पैरेलल में एक दूसरी सिचुएशन भी है प्राइवेटाइज करने की। इसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जरा एक चीज और समझिए, कैसे चीजें बेची जाती है और कैसे सरकार पैसा कमाती है और कैसे पैसा एक झटके में उस रकम में तब्दील हो जाता है जो रकम आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए हमने कहा उत्तर प्रदेश चुनाव जहन में रखिएगा, क्योंकि नेटवर्थ आज की तारीख में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जो है वह टोटल एसेट इसके पास लगभग 37,705 करोड़।
यह इसका टोटल एसेट है। लेकिन जब आप इस पे लायबिलिटी दिखाना शुरू करते हैं तो इसका नेटवर्थ जो है, जो लास्ट नेटवर्थ 19-20 फाइनेंशियल ईयर का है, वह 1443 करोड़ का है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो लायबिलिटीज जब ज्यादा दिखाई जाती है तो एसेट्स मायने नहीं रखते हैं, लेकिन एसेट्स की संख्या और एसेट का जो कीमत होती है वह कौड़ियों के मोल दूसरे को दे दी जाती है। सरकार, मोदी सरकार जब सत्ता में आई उस वक्त यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की जो नेटवर्थ थी 2015-16 में वो 5,731 करोड़ थी। अगले साल घटकर ये 3,817 करोड़ हो गई। उसके बाद 2018-19 में घटकर ये 2,899 करोड़ हो गई और 19-20 में घटकर 1,443 करोड़ रुपए हो गई। इसमें भी काम करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 37,705। यहां पर अगर इसका एसेट है तो इंप्लॉइज जो हैं ये तकरीबन 14,322 इंप्लॉय काम करते हैं। यहां पर एक सवाल आपके जहन में जरूर होगा, हमने इस देश में एक सरकार को चुना, उस सरकार के जरिए एक प्रधानमंत्री हमारे जहन में था, तो हमने तो इस देश में एक प्रधान सेवक को चुना था। हमने यह तो नहीं कहा था कि प्रधान सेवक जो है ये इस देश के कॉरपोरेट के एजेंट के तौर पर रहे या फिर इस देश के भीतर में जो भी कॉरपोरेटाइज की स्थिति है, यानी हर चीज को मोनेटाइज कर दिया जाए, हर चीज की कीमत लगा दी जाए, इसके लिए तो हमने इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं चुना या इस देश की सरकार को नहीं चुना। क्योंकि हर डेमोक्रेसी के भीतर में जब 5 साल उम्र है तो अगर वो 5 साल या 10 साल रह गए, उस टर्म में अगर उन्होंने सारी चीजें नियम कायदों के तहत देश की संपत्ति को निजी हाथों में दे दिया, तो उसके बाद जो राजनीतिक सत्ता इस देश को संभालेगी उसको क्या करना होगा? क्या वो सारी चीजों को दोबारा नेशनलाइज करेगी? ठीक उसी तरीके से जिस तरह इस देश में जब बैंक लोगों को लूट रहे थे तो उस समय इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, LIC, यूनाइटेड, सब सारे इंश्योरेंस कंपनियों का नेशनलाइजेशन हुआ, इस देश में माइनिंग का नेशनलाइजेशन हुआ। यह राष्ट्रीयकरण इसलिए था क्योंकि सरकार निगरानी रखते हुए एक जिम्मेदारी के भाव से इस देश में सत्ता चलाती थी, इसीलिए वो डेमोक्रेसी को जीती थी। लेकिन डेमोक्रेसी की आवाज अगर पूंजी और सिक्कों की खनक से कहीं कमजोर पड़ जाएगी तो क्या होगा? हमको लगता है इसका एक दूसरा नजारा उस NPA के जरिए समझिए, जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं कि वो रकम दरअसल ऐसी कंपनियों के पास चली जाती है जिन कंपनियों से कोई पूछेगा नहीं, लेकिन उन कंपनियों को जब कर्ज माफी हो गई तो उस पैसे को लेकर वो कुंडली मारकर या अपनी रईसी पर लुटा भी नहीं सकते हैं। सरकार या ब्यूरोक्रेसी उसके दरवाजे पर पहुंचेगी और वो पैसा उसको दिया जाएगा और यही पैसा राजनीति में शरीक हो जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, अब 5 राज्यों के चुनाव जो हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और फिर साल बीतते बीतते 2022 का गुजरात भी आ जाएगा। पैसा तो इस दौर में चाहिए, तो पैसे का रोटेशन एक पाइपलाइन की तरह, साइकिल की तरह कैसे होने लगे, इसकी व्यवस्था एक सिस्टमेटिक तरीके से की गई। और इसके लिए हमको लगता है बैंक एनालिसिस करना सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि इस दौर में जब से सरकार, मोदी सरकार आई, इस दौर में जो रिटर्न ऑफ किया गया 2 तरीके से माफ की होती है। एक पूरी तरीके से बुक से हटा दीजिए, एक ओवरऑल माफ कर दिया जाता है। लेकिन जब माफी की जाती है तो बैंकों को कहा जाता है आप रिकवर भी कीजिए। आपको जानकर हैरत होगी कि बीते 7-7.5 साल के दौर में 6,32,000 करोड़ रुपए जो रिटर्न ऑफ किए गए, ये कहते हुए कि आप बुक से हटाइए लेकिन इसकी रिकवरी भी कीजिए, रिकवरी सिर्फ 44,240 करोड़ की हुई। टॉप बैंकों का नाम हम आपको बताते हैं, मसलन SBI को रिटर्न ऑफ किया गया 1,23,000 करोड़ और उसने जो रिकवर किया वो सिर्फ 8,969 करोड़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ऊपर जो इसने रिटर्न ऑफ किया गया उसमें 21,474 करोड़ और इसके पास जो रिकवर किया वो सिर्फ 1,057 करोड़। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7,100 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ और रिकवरी हुई सिर्फ 4% यानी 284 करोड़ रुपए। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा कोई ले जा रहा है तो वो लेके अपने साथ तो नहीं जा सकता है, वो पैसा इस देश के उस सिस्टम का हिस्सा कहीं ना कहीं बनेगा। इसीलिए इस देश में कितनी भी गरीबी हो, लेकिन इलेक्शन के समय रईसी खुलकर होती है। वो पैसा कहां से आता है, इसको जब आप समझना शुरू कीजिएगा तो जैसे आप इंडियन ओवरसीज बैंक लीजिए, इंडियन ओवरसीज बैंक ने सबसे कम रिकवर्ड किया, सिर्फ 0.8%,
और इसने जो 17,821 करोड़ रुपए जो रिटर्न ऑफ किया गया, उसमें कौन लोग थे? उसमें भूषण स्टील था, उसमें कैनको ग्रुप था, उसमें फोर्स इंटरनेशनल थे, उसमें एबीसी शिपयार्ड था, उसमें रोटोमैक था, उसमें आईवीआरसीएल थे। 66 ऐसी कंपनियां थी जिनको जब टटोलना शुरू कीजिएगा, और इसके अलावे लगभग 188 कंपनियां, जब हम बैंकों का नाम ले रहे हैं, उसको आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन आपको पॉलिटिकल फंडिंग करने के दौरान इनके नामों का जिक्र आपको आ ही जाएगा। किसी ने बॉन्ड का नाम तो नहीं आता है जिसने बॉन्ड खरीदा, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसा दिया जाता है उसमें जो अपने नामों का जिक्र करता है, और अलग अलग अब जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गए हैं कॉरपोरेट्स के जरिए कि हम पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे, उसमें संयोग से 188 वही कंपनियां भी आती हैं जिन कंपनियों ने बैंकों से कर्ज लेकर नहीं लौटाया और सरकार ने उसको माफी दे दी। आईडीबीआई 45,693 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ, लेकिन रिकवरी सिर्फ 3,655 करोड़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वहां से 26,000 करोड़ रुपया जो भी वहां परिस्थिति थी उसको लेकर रिटर्न ऑफ जब किया गया तो उसमें भी वसूली नहीं हो पाई। इस फेरिस्त को जब आप बढ़ाइएगा तो अलग अलग इंडियन बैंक 4,792 करोड़ रुपए, सिर्फ रिकवरी 1%, 489 करोड़ रुपए। यूको बैंक 25,266 करोड़ रुपए, जो पूरी तरीके से रिटर्न ऑफ किया गया, 7% रिकवरी यानी 1,768 करोड़। बाकी पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा कैसे, इनके मार्फत कैसे? बैंक से आप जब पैसा लेंगे तो वो तो रिजर्व बैंक के जरिए आप देश के सामने आएगा, क्योंकि उसको अपना पूरा कच्चा चिट्ठा देना पड़ता है। और आरबीआई अपने तौर पर बताता है कि एनपीए इतना बढ़ गया है, वो ये नहीं बताता है, कभी भी उन नामों का जिक्र सामने नहीं आता है कि जिनके लिए ये एनपीए बढ़ गया वो कौन लोग हैं। और इस देश की सीबीआई और आईबी और ईडी और जो भी जांच एजेंसियां हैं जिनका काम है इकोनॉमिक ऑफेंस को पकड़ना, वह भी नहीं बताते हैं कि दरअसल जो कर्ज लेकर चले गए उनके पास जो पूंजी थी और खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं और कहते हैं पैसा नहीं है, उनके पास जो कर्ज का भी पैसा था वो कर्ज का पैसा कहां डाइवर्ट होकर गया? काम तो एजेंसीज का यही था। और इसी रूप में माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। कल ही एक भाषण दिया गया चीफ जस्टिस के जरिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, चीफ जस्टिस रमन्ना ने एक मेमोरियल लेक्चर था, उन्होंने उसमें जिक्र किया कि जुडिशरी की स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए, और इस देश के भीतर में सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस से इस देश की प्रॉब्लम समाधान नहीं होगा, क्योंकि वह तो चीजों पर पाबंदी लगाएगा, तो ओपननेस क्यों चाहिए, इसका जिक्र जस्टिस रमन्ना कर रहे थे। बहुत शानदार बात है, लेकिन सवाल है कि बाकी इंस्टीट्यूशंस के भीतर से यह आवाज क्यों नहीं आती है। और जब हमने आपसे वोरा कमेटी का जिक्र किया और उस नेक्सस का जिक्र किया जिसमें पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, माफिया, क्रिमिनल, ये सारे लोगों का जुगाड़ जो होते चला जाता है, उसमें संयोग से ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस अपर हैंड में है, क्योंकि इनके पैसे का इन्वेस्टमेंट उस राजनीतिक सत्ता के लिए हो जाता है जो राजनीतिक सत्ता आने वाले वक्त में दोबारा पैसे को आपके पास फेंक देती है। तो उसके लिए तो कुछ भी खर्च किए जा सकते हैं। तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सोच रही है उत्तर प्रदेश के भीतर में हमारे पास ये मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों के आश्रय चुनाव लड़ेंगे, जनता को जागृत करेंगे, बताएंगे, लेकिन जब अगर 500 करोड़ रुपए पर 30 सीट तय हो रहा होगा तो उसमें 2 लाख करोड़ रुपए किस पॉलिटिकल पार्टी के पास होंगे? और इस बात का जिक्र बार बार होता है, इस देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही करप्ट थी, सबके पास बोरियों में भरकर पैसा था, लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जो नोटबंदी हुई, उसने जो बड़े बड़े नोटों को खत्म किया, उसमें सबसे ज्यादा कंगाल इस देश की वही पॉलिटिकल पार्टी हो गई जो पैसे के आश्रय चुनावी और सियासत करती थी। तो क्या नोटबंदी को इसीलिए लाया गया था कि राजनीतिक सत्ता की लकीर खींचने का अधिकार सिर्फ उस सत्ता के पास ही रहे जो कि कानून बनाने में सक्षम है और जिसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है? यकीनन ये कह भी सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी फंडिंग हो ही नहीं सकती है। और जो रिपोर्ट्स भी आती है, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक एडीआर के जरिए जो रिपोर्ट आती है, जो इलेक्शन वॉच के जरिए रिपोर्ट आती है, जो इलेक्शन कमीशन जानकारी देता है कितना पैसा किसने क्या दिया, उसमें जब आप देखना शुरू करेंगे तो एवरेज निकल कर आएगा 20% में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और 80% में बीजेपी। फंडिंग भी उसी रूप में, खर्चा भी उसी रूप में, प्रचार भी उसी रूप में, खर्च के साथ साथ जो भी चीजें हो सकती है सब कुछ उसी रूप में। तो फिर डेमोक्रेसी का वो चेहरा इस देश के भीतर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी हिस्सा बन गया क्या? ये सारे सवाल इतने बड़े धीरे धीरे हो चले हैं कि इसका जवाब आपको सिर्फ एनपीए,
प्राइवेटाइजेशन और जो हम लोग कहते हैं इसको एंडेमिक करप्शन कहा जाता है और एंडेमिक इंस्टीट्यूशनल करप्शन ये तब्दील होती चली जा रही है। जब ये चीज़ें ऐसी हो जाती है तो फिर मैटर नहीं करता है कि स्विस बैंक में भी पिछले दिनों जब जानकारी आई कि इससे पहले 6,625 करोड़ रुपए थे और बढ़ते बढ़ते लगभग 200% से ज़्यादा बढ़ गए और ये 20,700 करोड़ हो गए। कोई आश्चर्य देश के भीतर नहीं हुआ कि इतना पैसा बढ़ गया, किस रूप में बढ़ गया। जब सरकार ही नहीं कहेगी और उसको बताने के लिए मीडिया नहीं कहेगा और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेगी और सवाल नहीं करेगी सरकार से, तो फिर जनता के भीतर सिर्फ वो कहीं से एक सूचना आएगी और वो खत्म हो जाएगी। इसी स्थिति में ये देश आकर खड़ा हो गया। इसलिए जब ये जानकारी आती है कि बैंक के बाद अब नज़र इस देश के इंश्योरेंस कंपनियों पर है, आने वाले वक्त में जो पीएसयूज की जो पूरी फहरिस्त बनाई गई, तकरीबन 60 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस जो कंपनियां, उनको जो प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। ये सारी परिस्थितियां खुले तौर पर है, कोई छुपी हुई नहीं है। रेलवे में मान लीजिए प्राइवेटाइज किया गया, पोर्ट्स का किया गया, एयर इंडिया की क्या स्थिति हो गई, ये सारी चीज खुले तौर पर है, छुपी हुई नहीं है। यानी इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी भी उस पूंजी की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाए जिस पूंजी पर कब्जा सिर्फ राजनीतिक सत्ता का होगा। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब भी राजनीतिक सत्ता द्वारा चुनाव का ऐलान कराना और चुनाव जीतने की प्रक्रिया में 5-5 किलो अनाज जो महामारी में दिए गए, ठीक उसी तरीके से एंडेमिक करप्शन में कुछ ऐसी ही पूंजी का लुटाना भरा है, क्योंकि उसके साथ सत्ता आपके हाथ में मिलती है और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके साथ आपके निर्देश पर काम करेगी। यह स्थिति इस देश के भीतर में आ गई है क्या? और अब निगाहों में हर किसी के यूपी इलेक्शन इसीलिए है क्या? ये सवाल नहीं है, ये जवाब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।